23 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद आज डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे मैं, आमीन और मनीष हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। हम याद रखेंगे दिल्ली पुलिस के उन लोगों को जिन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स के ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट्स में पेटेंट्स घुसाने की कोशिश की। याद रखेंगे हम आपकी हिंसा को। ये दोनों वो हैं जिन्होंने आपके लिए, जी हाँ आप लोगों के लिए 23 दिन तक भूखे प्यासे ये दोनों रहे, ताकि छात्र और जो हमारे युवा हैं उनकी परेशानी सत्ता के कानों तक पहुंच सके। वो सत्ता जो अंधी के साथ साथ बहरी भी हो गई है। कि 20 तारीख को खून की नदी बहा दी थी यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे सीआरपीएफ, आरएएफ और दिल्ली पुलिस ने। उसके बावजूद लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो जिस लिए वापस आए, फटे हुए सर लेकर के, टूटी हुई हड्डियाँ लेकर के, उस वजह से ही हम भी मुस्कुरा रहे हैं। जंतर मंतर पे जहाँ पे हमारा टेंट था उस तरफ टीयर गैस शेल फेंका गया, उस तरफ लाठीचार्ज हुआ, स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे हंगर स्ट्राइकर बैठे हैं। ये स्टूडेंट मूवमेंट आप सब से हिसाब लेगा। शुरुआत शिक्षा मंत्री से करेगा और ख़त्म उस इंसान पे करेगा जो इंसान इस तरीके के ऑर्डर्स देगा कि इस देश की सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पे छात्रों, नौजवानों को लहलुहान कर। मुस्लिम वर्ग और जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, ये दिन तो यहाँ आने वाला था। और यहाँ पर भी एक तरह से उमर खालिद के मुद्दे को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इस सब पे क्या कहना है? आपके वो बच्चे जिनको आप समझते थे कि ये महफूज हैं, इनको कुछ नहीं होगा, अब सेंट्रल दिल्ली पे उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसाए जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी के भी ऊपर हिंसा हो, किसी के भी खिलाफ कोई भी जुल्म हो, कोई भी अन्याय हो, तो आप बोलें। ये कभी मत सोचें कि वो आपसे अलग कैसे है, ये सोचें कि वो आप जैसा कैसे है, उसके दर्द में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, उसके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल कैसे सकते हैं। तभी आप भी बचे रहेंगे, ये मुल्क भी बचा रहेगा, इस मुल्क का जो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो भी बचा रहेगा। स्वागत है आपका। मैं स्वागत आपका जंतर मंतर से कर रही हूँ। बहुत ख़ास स्वागत है ये, क्योंकि ये एक ऐसी क्रांति हो रही है जो ये आप यकीन जानिए कि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। किसान आंदोलन अलग था, शाहीन बाग का आंदोलन अलग था, इसके अलावा अन्ना आंदोलन भी मैंने कवर किया। वो अलग बात है, जयप्रकाश नारायण के दौर में उस वक्त मैं पत्रकार नहीं थी या मैं इस दुनिया में भी नहीं थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ ये जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है। नेहा और आमीन, ये दो चेहरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मन तो कर रहा है इनका इंट्रोडक्शन ना दूं। ये दोनों वो हैं जिन्होंने आपके लिए, जी हाँ आप लोगों के लिए 23 दिन तक भूखे प्यासे ये दोनों रहे, ताकि छात्र और जो हमारे युवा हैं उनकी परेशानी सत्ता के कानों तक पहुंच सके। वो सत्ता जो अंधी के साथ साथ बहरी भी हो गई है। नेहा, सबसे पहली बात तो 23 दिन के फास्ट के बाद कितना 48 घंटे गुजरे हैं आपको? हाँ, मतलब 23 दिन की भूख हड़ताल हमारी 20 तारीख को कंक्लूड हुई, जिसके बाद आज हमारा चौथा दिन है और आज हम लोग खिचड़ी खाए हैं लंबे समय बाद, विच इज़ द क्लोजेस्ट टू नॉर्मल फूड जो हम आए हैं। तो यहाँ हैं अभी हम लोग बॉडीली। आमीन, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं थोड़ा हाउ इज़ द जोश? the josh is high but I'm missing food. I really want to get back to like मेरा पसंदीदा खाना है चिकन और वो सब चीज़ें। तो हाँ, लेकिन डॉक्टर की मनाही है कि अभी जो लिवर एपेटाइटिस सिस्टम है अभी वो अडेप्ट कर रहा है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं 2-3 दिन। सोनम वांगचुक नहीं बल्कि 3 और छात्र थे, नेहा, आमीन और इनके एक और साथी हैं मनीष। इन तीनों ने भी 23 दिन का ये पूरा फास्ट रखा, उनका भी फास्ट ये टूट चुका है। आप ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने व्रत या फास्ट या रोज़ा रखा होगा, आपको पता है कि कुछ घंटे के उस रोज़े और फास्ट के बाद कितनी बेचैनी होती है कि ज़रा सा कुछ मुंह में चला जाए। 23 दिन तक खाना ना खाना, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इनको प्रेरित कर रही थी? नेहा, मैं देख रही हूँ आप थोड़ा थोड़ा चल पा रही हैं, बेबी स्टेप्स ले पा रही हैं, और उम्मीद है कि आपकी एनर्जी ये आगे बढ़ेगी, बट चेहरे से किसी भी चीज़ से लग नहीं रहा कि ये वो लड़की है 23 दिन भूखी रही है। क्या बात है ऐसी? या तो वो सच बात है जो राइट विंग कह रहे हैं कि हम लोग बाथरूम में जाके खाना खाते थे, या तो ये सच बात है कि कोई भी भूख हड़ताल या आज के दौर का कोई भी संघर्ष जितना फिज़िकल और बॉडीली है, शायद उतना ही मेंटल भी है। और कहने को तो ये भी पूछा जा सकता है कि 20 तारीख को खून की नदी बहा दी थी यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे सीआरपीएफ, आरएएफ और दिल्ली पुलिस ने। उसके बावजूद लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहने की तो पूछने की बात ये भी है कि क्यों बैठे हुए हैं। तो वो जिस लिए वापस आए,
फटे हुए सर लेकर के, टूटी हुई हड्डियां लेकर के, उस वजह से ही हम भी मुस्कुरा रहे हैं कि जब आप इस तरह का जुल्म करने लगे, आपका जुल्म इस कदर बढ़ जाए कि उसके सामने सब कुछ दांव पे लगाना पड़े अपने मूलभूत अधिकारों को पाने के लिए, बेसिक डिग्निटी, कि आप एक एग्ज़ामिनेशन बेहतर रूप से दे पाएँ बिना पेपर लीक के डर के, इस चीज़ के लिए अगर आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ जाए, अगर आपको वो संसद जहाँ पे बैठने वाले लोग आपके वोट से बैठते हैं, उनकी सैलरी आपके टैक्स पेयर के पैसे से आती है, उनके बंगले आपके टैक्स पेयर के पैसे से आते हैं, वो संसद आपकी है, आप उस संसद तक जाने की कोशिश करते हैं तो आपकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। वो सब छोड़िए, जंतर मंतर पे हम लोग भूख हड़ताल हमने तोड़ी थी तो हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत केओस था। हमें बोला डॉक्टर ने कि मत जाइए, आपका बॉडी नहीं सस्टेन कर पाएगा। तो हम जंतर मंतर पे बैठे हुए थे कि एम्बुलेंस आएगी तो फिर हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, कोई नहीं। लेकिन जंतर मंतर पे जहाँ पे हमारा टेंट था, उस तरफ टीयर गैस शेल फेंका गया, उस तरफ लाठीचार्ज हुआ, स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे हंगर स्ट्राइकर बैठे हैं। हम तो नहीं जा रहे थे संसद की तरफ, आप तो हर जगह पे घूम घूम करके पुलिस कह रही है कि हम प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे थे। जंतर मंतर पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे लोगों को आप डिस्पर्स कैसे कर रहे थे? उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ने का क्या मतलब है? उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का क्या मतलब है? तो जिस वजह से लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतनी मार खाने के बावजूद नारे लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक यहीं सो रहे हैं, उसी वजह से, उसी जज्बे से हम भी हंस रहे हैं और यहाँ पे जंतर मंतर वापस आ रहे हैं धीरे धीरे कितनी करके। प्यारी बातें करती हैं आप। मुझे लगता है कि आपके इस 23 दिन के फास्ट ने आपको और ज़्यादा निखार दिया है, आपको और ज़्यादा मांझ दिया है। मुझे लगता है कि आप दोनों जो हैं वो अस्पताल से बाहर निकले हैं सोना बन के। और ये शब्द मैं तारीफ़ में इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे सामने हैं। वाकई मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आज की तारीख़ में जबकि हमारा ये देश, और मैं ये बात बहुत गंभीरता और पूरी सिंसियरिटी के साथ कह रही हूँ कि बहुत तेज़ी से फाशिवाद के अंधे कुएँ में जिसको धकेला जा रहा था, ऐसे वक्त में वो हमारे युवा जिनको कि फुट सोल्जर होना था इस हिंदू राष्ट्र के निर्माण में, वो अपने संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि नागरिकों के अधिकार और युवाओं के अधिकार क्या हैं? वो तो संविधान को बचाना, संविधान में जो अधिकार हैं उसको बचाना। मुझे ये बताइए, क्या ऐसे ही विचार, आप किस विचार से आए? आप नेहा को तो मैंने देखा है जेएनयू के दिनों से लेकर और उसके बाद लगातार इनका जो एक्टिविज़्म है उसको निखरते हुए, परवान चढ़ते हुए, आप कहाँ से आ गए और क्यों आपने ये सोच लिया एक दिन कि मैं तो भूखा रहूँगा? नहीं, मैं संगठन के कामकाज के साथ और मूवमेंट के साथ शुरू से जुड़ा रहा हूँ 2016 से, जब से मेरी कॉलेज लाइफ शुरू हुई है। 2017 में रामदास का बहुत बड़ा मूवमेंट था, मैं उसका हिस्सा रहा। किसान आंदोलन के वक्त मैंने टीकरी बॉर्डर पे 3.5 महीने वहाँ पे हमने आईएसआई की तरफ से प्रोटेस्ट लाइब्रेरी संभाली, मैं उसमें रहा। उसके बाद जब ऑक्यूपाई गेटवे हुआ मुंबई में, तो मैं टेस्ट मुंबई में पढ़ रहा था, मैं उसमें भी रहा हूँ। तो ये मैं एक सडन जंप नहीं था मेरे लिए, और जब ये हुआ तो एक पॉलिटिकल रिजॉल्व ने बना लिया था कि एज स्टूडेंट, एज यूथ, कोई तो यहाँ पे स्टेक होल्डर रहना चाहिए जो ये कहे कि स्टूडेंट और यूथ। जब सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे, भूख हड़ताल पे थे, तो वो भी चुप नहीं थे, उन्होंने भी भूख हड़ताल की और अपने बॉडी को दांव पे लगाया। जी हाँ। नेहा, मुझे ये बताइए, फ़िलहाल सबके दिमाग में ये सवाल ये आ रहा है कि यहाँ एनर्जी तो बहुत है, ख़ासकर जितने डंडे मारे गए, पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस कह रही है आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब लोगों के शरीर पर ज़ख्म है, उन ज़ख्मों के निशान झूठ बोल रहे हैं कि ये पैलेट गन्स बरसाई गई हैं। एक तरह से कश्मीरीकरण, कश्मीरियाइजेशन भारत का करने की कोशिश हुई है। लेकिन अब ये चौथा दिन तो आ गया है, अब यहाँ से ये प्रोटेस्ट कहाँ जा रहा है? मुझे यहाँ पे लोग अंदर ये भी कह रहे थे कि मज़ा नहीं आ रहा, डंडे नहीं पड़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि डर ख़त्म हो गया है और डर के आगे जीत है। सलमान खान का एक एडवर्टाइजमेंट होता था और सलमान खान ने भी ट्वीट कर दिया है। हाँ बहुत कल मुझे किसी ने रैंडमली फ़ोन किया और मैंने बोला हेलो, तो उन्होंने कहा सलमान खान ने ट्वीट कर दिया। तो मुझे लगा ये कैसी बात है, उन्होंने कुछ ट्वीट किया, इसमें मैं क्या करूं? तो मैंने बोला तो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मूवमेंट के समर्थन में किया है। मैंने कहा चलिए, अगर ऐसे लोग भी कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट पॉपुलर हो गया है, फैशनेबल हो गया है शायद इतना कि इस चीज़ को अब जोखिम नहीं समझा जा रहा है कि आप छात्रों युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस चीज़ को आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे एक मोहर माना जा रहा है कि आप छात्रों नौजवानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और किसी भी मूवमेंट के सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ने का एक ये निशानी होती है कि उस मूवमेंट को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। और सच में अभी ये लोगों का कहना कि डंडे नहीं पड़ रहे हैं, सही बात है। मतलब जुल्म जब आप इस कदर बढ़ा देते हैं कि वो हद से गुज़र जाता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो लोग खड़े होते हैं
उनका सैक्रिफाइस करने का जो इच्छा है और कैपेसिटी है वो भी हद से गुजर तो जाता है। दर्द जब हद से गुजरता है दवा होता है। लेकिन सलमान खान के ऊपर मेरा एक एनालिसिस है, आप पता नहीं इस बात पे आप दोनों सहमत होंगे या नहीं, वो ये कि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की एजेंसीज किसी भी स्टार या नॉन स्टार को भी तबाह कर सकती हैं। मतलब ये बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा कि सलमान खान कोई फिल्म बना सकें, तो इसकी कॉस्ट उनको पता है। लेकिन उनको पता है कि ये फिल्में अगर जिस तरह से ये मूवमेंट एक पॉपुलर मूवमेंट बन गया है और पॉपुलर सेंटिमेंट से अटैच हो गया है, तो मुझे लगता है एक तराजू लेके बैठे होंगे सलमान खान, जिसमें उन्होंने देखा होगा कि देखिए ये वो लोग हैं जो मेरा टिकट खरीद कर फिल्म देखने जाते हैं, इधर ये वो सरकार है जो मुझे फिल्म बनाने से मना कर सकती है या रोक सकती है। तो मुझे लगता है इस तराजू में आप लोग भारी पड़ गए हैं। ये तराजू में भारी पड़ना तो हमें बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और मतलब सच में हमें याद है जो इक्वल सिटीजनशिप का आंदोलन 2019 वाला भी था जिसमें स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे भी 15 दिसंबर पे जिस तरीके से मार हुई थी, जिसके बाद लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि अब ये टूट जाएगा, ये आंदोलन बिखर जाएगा, वापस अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन वो इस सरकार की सबसे बड़ी गलती में से एक शामिल हुआ, जिसके बाद न सिर्फ दिल्ली में पर पूरे देश भर में ये जो आंदोलन जम गया, सरदर्द बन गया सरकार के दिमाग में। आज इस वक्त बिना यहाँ से कोई फॉर्मल कॉल गए हुए भोपाल, इंदौर, रांची, पटना, लुधियाना, चंडीगढ़, हिमाचल, मुझे आज फ़ोन आया देहरादून, इन तमाम गुवाहाटी, इन सब जगहों पे, शिमला, इन सब जगहों पे कॉल्स चल रहे हैं। पटना में कल वाटर कैनन बरछाए गए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। हमारे वो साथी जिन्होंने देखा कि उनके दोस्त, उनके साथी दिल्ली की सड़कों पे मार खा रहे हैं उनके और अपने भविष्य के लिए, हमारे हिस्से की लाठी उन्होंने पटना में हमारे लिए खाई है। और ये चीज़ कि तुमने हमारे लिए लाठी खाई है और ये कर्ज हम अदा करेंगे और पटना में भी तुम्हारे लिए लड़ेंगे, मुंबई में भी लड़ेंगे, बैंगलोर में भी लड़ेंगे, एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। ये जो चीज़ है जो हम भूल गए थे कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना होता है, एक दूसरे के लिए लड़ना होता है, ये वापस हमने इस देश को सिखाया है, इस देश के युवा ने। और ये सही मायने में इस मूवमेंट का और कोई हासिल हो ना हो, ये इस मूवमेंट का हासिल रहेगा। और यहाँ से ये मूवमेंट जितना एक्सपैंड करेगा, डाइवर्सिफाई होगा, इस देश के तमाम मुद्दों का हाथ पकड़ेगा, समझेगा और बाकी मुद्दे भी पकड़ेंगे तमाम जो इस वक्त चल रहे हैं देश भर में, ये मूवमेंट उतना डाइवर्स होगा। और कल पूछा हमसे किसी ने, आप क्या चाहते हैं, इस मूवमेंट को कैसे याद रखा जाए, तो हमने यही कहा, हम ये चाहते हैं कि आप इस मूवमेंट को ऐसे याद रखें कि इस मूवमेंट से भाजपा सरकार के निष्कासन और रेजिग्नेशंस की छड़ी लगने की शुरुआत हुई थी। अंत की शुरुआत, अंत का आरंभ इस मूवमेंट से हुआ था, ये जाना जाए। और खासकर ऐसे दौर में हमें याद रखना पड़ेगा कि मैंने इससे ज़्यादा कभी भारत को बंटते हुए नहीं देखा जितना आज बंट रहा है। तो आपका ये मूवमेंट लोगों को साथ लाने का काम तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि अब डर ये हो रहा है कि एनर्जी बहुत है लेकिन स्कैटर्ड है। कभी राहुल गांधी आके पीएम आवास पर धरना दे देते हैं तो आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ बयान दे देती है। अभी वांगचुक साहब का भी जिस तरह का जो स्टेटमेंट आया जब उन्होंने ये फास्ट तोड़ा, उसको भी एक तरह के समझौते के तौर पर देखा गया। क्या मूवमेंट इसको समझौते के तौर पर देख रहा है, स्कैटर्ड हो रही है एनर्जी? नहीं, मुझे लगता है कि स्कैटर्ड की जगह किसी भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी में जो इसको हम केओस की तरह देख रहे हैं, वहाँ पर लोग खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं। जिन शहरों में ऐसे पता लग रहा है कि इन तमाम छोटे शहरों में, बड़े शहरों में लोग उभर के आ रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि आम नागरिक लोग कॉल दे रहे हैं और उस कॉल पे ढेरों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई गलत बात है। मुझे लगता है कि ये असल में अब ये लोगों की मूवमेंट बन गया है। ये किसी भी एक हस्ती के परे चली गई है बात, जहाँ पर लोग खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं और खुद ये मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। यानी सोनम वांगचुक से आगे निकल चुका है ये मूवमेंट। हाँ, ये किसी भी एक पर्सनालिटी से ये मूवमेंट आगे यानी कल को अगर सौरव, दीप के, वांगचुक अगर अलग भी हो गए इस मूवमेंट से, तो चलता रहेगा ये। अब बिल्कुल अगर ये लोगों का मूवमेंट है और अगर लोगों ने लीडरशिप दिखाई है, तो बल्कि ये होता है कि फिर लीडर्स जो एक्चुअल ऑर्गेनिक लीडर्स हैं, वो फिर लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके बजाय कि वो सिर्फ लीडर्स की तरफ झांकते रहें। नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है, कहाँ जाना है।
हमारे नेता कहाँ हैं। 2 घंटे के लिए अगर ये लोग कहीं चले जाते हैं तो एक तरह से ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है हेडलेस चिकन्स जैसे लोग घूमते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि युवाओं में एनर्जी होती है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो उनको देना पड़ेगा। चाहे मैं कितना भी कह लूँ कि ये लीडरलेस है, आप लोग भी ये कह रहे हैं कि लीडरलेस है, एक नेता से आगे निकल चुका है। पहली बात तो क्या आंदोलन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सोनम वांगचुक ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और दूसरी बड़ी बात कि क्या आपको लगता है कि एक लीडरशिप की लगातार ज़रूरत बाकी रहेगी? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक की जो बातचीत हो रही है सरकार के साथ में, उन कॉन्वर्सेशन से एटलीस्ट हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत वाकिफ़ नहीं है कि वो क्या हो रहा है कंसल्टेशन में। यहाँ पे सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सनस और उनका टीम है, उनका जो बातचीत चल रहा है, सरकार उनको जो अप्रोच कर रही है, उस चीज़ से हम वाकिफ़ हैं, उस चीज़ पे हम मीटिंग्स भी लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी के समय में कोई भी अगर किसी भी तरीके का चैनल सरकार के साथ खोलता है इस मूवमेंट को लेकर के, स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर के, तो उस पूरी मांगों की सूची में से ये चीज़ गायब नहीं हो सकती है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को बर्खास्त करना होगा। ये चीज़ गायब नहीं हो सकती है कि 20 तारीख को जो हिंसा हुई है उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर और कमिश्नर ऑफ पुलिस को पूरी तरीके से लेनी होगी। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जितना ही ज़रूरी ये डिमांड हमारे लिए अब है। इस चीज़ से कोई अब पीछे सर नहीं मोड़ सकता है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत एनर्जी है और बहुत गुस्सा भी है कि 20 तारीख को जो हुआ है वो सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ है जिनका सर फूटा है। हम जो अपने घर से बैठ कर के ये वीडियोस देख रहे थे, हमारे साथ भी हुआ है। ये सब गुस्सा एक्यूमुलेट हो रहा है और बिल्कुल डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। हम लोग भी लगातार बैठ ही रहे हैं कि अब अलग अलग शहरों में, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी में तो शुरू हुआ है, हम लोग भी इसी मंच के माध्यम से, मूवमेंट के माध्यम से एक कॉल रिलीज़ करेंगे आने वाले कल का, जिसमें देश भर में प्रोटेस्ट का कॉल जाए, ये हम लोग बोलेंगे। बिल्कुल इसका कॉल रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे जगह पे इस चीज़ को सर्कुलेट करेंगे, कॉल को सर्कुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। हम इसको बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये कॉल बहुत बड़ा हुआ है और ये बहुत अच्छी चीज़ है मूवमेंट के लिए, लेकिन इस चीज़ को ये एक चैलेंज की तरह भी है जिसको हमें एज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर्स हेड ऑन लेना होगा और ये आपस में अंदर ही इंटरनली कोलैप्स ना कर जाए। इस चीज़ के लिए बहुत मजबूत स्ट्रक्चर देना होगा, डायरेक्शन देना होगा, ये बिल्कुल हमें करना होगा, ये हम समझते हैं। आपके तो मांगे बढ़ती चली जा रही हैं, कितने इस्तीफे लेंगे? अभी आप कह रही हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अब मांग बढ़ गई कि हमें तो कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी इस्तीफा चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि प्रधान जो मंत्री हैं उनका नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब प्रोटेस्ट वगैरह की आड़ में आप ये सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहते हैं? आप ये मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट है या छात्रों के लिए है? देखिए, हम तो नहीं कहे थे कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि आप रातों रात कमिश्नर को बदल दीजिए, फिर सोनम वांगचुक को एक डेड बॉडी की तरह ट्रीट करके उनको उठा लीजिए यहाँ बेचारे, से। वो तो जुमा 4 दिन में नहीं हुआ, उनको 48 घंटे नहीं, मुझे लगता है 10 घंटे के भीतर ये हुआ। 10 घंटे के भीतर उन्होंने उठवा लिया और उसके बाद तुरंत 20 तारीख को जिस तरीके का मैसिव स्टेट क्रैकडाउन हुआ है, वो चीज़ भी हमने तो नहीं किया, कहा है कमिश्नर ऑफ पुलिस को करने के लिए। तो आप हमें भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते रहें, कोलैटरल की तरह ट्रीट करते रहें और उस हिंसा का हम आपसे जवाब भी नहीं लेंगे, ये तो आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपने अपनी बर्खास्तगी की डिमांड खुद ऐड करवाई है हमारी लिस्ट ऑफ डिमांड्स में। होम मिनिस्टर ने जब ये आदेश दिया कि एक ब्रूटल क्रैकडाउन हो प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो पीसफुली संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, तो अपनी जवाबदेही और अपनी संलिप्तता इस पूरे प्रोसेस और हिंसा में होम मिनिस्टर ने खुद स्वयं दर्ज करवाई। वो प्रधानमंत्री जो इससे पहले दहशतगर्द जैसी तमाम चीज़ उनके पार्टी के मंत्री कह रहे थे और वो एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं थे, अब वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, नहीं हम पेपर लीक पे ध्यान देंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का पहला ट्वीट आया 4 दिन के अंदर, उसमें एक शब्द उन न छात्रों के लिए, ना उनके पेरेंट्स के लिए, उनके ज़ख्मों के लिए, किसी के लिए एक शब्द नहीं कहा गया। तो नरेंद्र मोदी का अहंकार आप कम नहीं कर पाई हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें अग्रीमेंट है कि वो प्रधानमंत्री जो एक शब्द नहीं बोलते थे, अब वो लिप सर्विस सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने इतना बड़ा क्रैकडाउन किया,
और क्रैकडाउन जब किया, आपको ये अच्छे से मालूम है कि कितने बड़ी संख्या पे किया है। तो जितनी बड़ी संख्या पे क्रैकडाउन किया है, उतनी बड़ी संख्या तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रही है। तो उसको ना सुन करके, अनसुना करके आपने भी अपनी संलिप्तता खुद दर्ज करवाई है हमारे स्टूडेंट मूवमेंट के गुनहगारों की लिस्ट में। तो ये लिस्ट बढ़ाने का प्रोसेस हमारी तरफ से नहीं हो रहा है, ये सरकार की तरफ से हो रहा है। सरकार का हर वो मंत्री जो हमारे दोषियों की लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहता है, आमंत्रित करते हैं हम आपको। आप ऐसे ही स्टेटमेंट्स जारी करिए, ट्वीट करिए, जो आपको करना है करिए। ये स्टूडेंट मूवमेंट आप सब से हिसाब लेगा। शुरुआत शिक्षा मंत्री से करेगा और ख़त्म उस इंसान पे करेगा जो इंसान इस तरीके के ऑर्डर्स देगा कि इस देश की सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पे छात्रों, नौजवानों को लहूलुहान कर दो। कुछ लोगों को शिकायत है, और आखिरी 2 सवाल बस आपसे पूछ रही हूँ, मुझे मालूम है आप थक भी रही हैं, बस आखिरी 2 सवाल कि जामिया का जब प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले जिस तरह से पूरा ये शाहीन बाग का पूरा आंदोलन चला, मुस्लिम वर्ग और जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा था, ये दिन तो यहाँ आने वाला था, और यहाँ पर भी एक तरह से उमर खालिद के मुद्दे को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इस सब पे क्या कहना है आप? नहीं, बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं ये बहुत सही कह रहे हैं। आपने भी एक टर्म यूज़ किया, आपने कहा कि कश्मीर में जो चीज़ें, जो जिस तरीके के क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते थे, अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल दिल्ली में हो रहे हैं। कश्मीर में जब इतने लंबे समय से होते रहे, उसको इस कदर नज़रअंदाज करते रहा गया कि उस चीज़ को पुलिस ने आम बना दिया, और इतना आम बना दिया कि अब वो आपके घर तक चला आया है, और आपके वो बच्चे जिनको आप समझते थे कि ये महफूज हैं, इनको कुछ नहीं होगा, अब सेंट्रल दिल्ली पे उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसाई जा रही यानी हैं। कि श्रीनगर के लाल चौक से दिल्ली के कनॉट प्लेस तक पैलेट गन्स आ गए हैं। हर जगह तक आपने पैलेट गन्स पहुंचा दिए हैं, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये होने दिया। ये चीज़ कि आप कॉन्स्टेंटली समाज के एक सेक्शन को, गोदी मीडिया, आईटी सेल देशद्रोही बोलेगा, एंटी नेशनल बोलेगा, पाकिस्तानी बोलेगा, और देश का बाकी सेक्शन कहेगा कि हाँ सही बोल रहे होंगे, एक धर्म के बारे में बोल रहे हैं ना, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं। आपने इस चीज़ को जस्टिफाई करते रहा, और आज वो आपको ऐसा बोल रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि यार हमें बोल रहे हैं पाकिस्तानी, ये तो झूठ है। तो आप ये समझिए कि इससे पहले जिसको बोला था वो भी झूठ था। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इससे पहले आपको जितनी चीज़ें रटाई गई हैं, चाहे वो उमर खालिद के ऊपर हो, शाहीन बाग के बूढ़ी महिलाओं के ऊपर हो, जामिया के स्टूडेंट्स के ऊपर हो, कश्मीर में अपने ह्यूमन राइट्स के लिए डिमांड कर रहे स्टूडेंट्स के बारे में हो, इन तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को जितने एंटी नेशनल पाकिस्तानी नाम दे करके उन्होंने हर बार झुकलाया है, आज वो हर चीज़ आपके लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आज आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ झूठी है, तो आप समझिए कि आपको कितना झूठ पिछले 1 दशक से इन लोगों ने रटा दिया होगा, सिखा दिया होगा कि आप अपने देश के ही आम नागरिकों को अपना दुश्मन समझ पे बैठे हैं, और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पे, उनके ख़िलाफ़ हिंसा पे तालियां आप बजाते थे। अब आपके बच्चों पे पैलेट गन वो लोग चला रहे हैं, तो ताली बजाने के लिए कोई बचा नहीं है, तो आपको अफसोस हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी के भी ऊपर हिंसा हो, किसी के भी ख़िलाफ़ कोई भी जुल्म हो, कोई भी अन्याय हो, तो आप बोलें। ये कभी मत सोचें कि वो आपसे अलग कैसे है, ये सोचें कि वो आप जैसा कैसे है, उसके दर्द में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ हो रहे अन्याय के ख़िलाफ़ बोल कैसे सकते हैं। तभी आप भी बचे रहेंगे, ये मुल्क भी बचा रहेगा, इस मुल्क का जो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो भी बचा रहेगा। बहुत खूबसूरत बात कही है आप। मैंने उम्मीद करती हूँ कि जो मुस्लिम छात्र इस बात के लिए नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि इस प्रोटेस्ट में उनकी कोई जगह नहीं है, या उनकी पहचान को लेकर जो सवाल हो रहे थे, उमर खालिद को लेकर ज़ोहरान ममदानी तक बोल रहे हैं, तो नेहा भी यहाँ पर बोल रही हैं उमर खालिद को लेकर। तो ये प्रोटेस्ट कोशिश कर रहा है कि जितने लोगों को शामिल किया जाए वो ज़रूरी है। बिल्कुल आखिरी सवाल है एकदम कि ये बताइए कि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी और इन सब से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, क्या आप चाहती हैं इसको तथाकथित रूप से पॉलिटिसाइजेशन कहा जा रहा है इस प्रोटेस्ट का, क्या ये पॉलिटिसाइजेशन है, या आप चाहती हैं कि आएँ जितने ज़्यादा लोग चाहें? पेपर लीक पॉलिटिसाइजेशन है एजुकेशन का। पेपर लीक में भारतीय युवा जनता मोर्चा के लोगों का भर भर के दोषी पाया जाना पॉलिटिसाइजेशन है हमारी निजी ज़िंदगी का।
हर साल हर पेपर का लीक हो जाना, सरकारी भर्तियों का नहीं निकल पाना, या 1 साल भर्ती निकल करके 5 साल बाद भर्ती होना, ये पॉलिटिसाइजेशन है हमारी निजी ज़िंदगी का। तो अगर आप हमारी निजी ज़िंदगी का, हमारी पढ़ाई का, हमारे भविष्य का पॉलिटिसाइजेशन करेंगे तो हम पॉलिटिसाइज हो करके आपसे अपना फ्यूचर वापस भी लेंगे। और इसमें हर वो ताकत, चाहे वो अपोजिशन की कोई पार्टी हो, कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप हो, कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सरकारी अधिकारी हो, हर वो ताकत जो इस चीज़ की परवाह करती है कि इस देश में छात्रों, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, शिक्षा रोज़गार सुरक्षित रहे, उनको हम खुले दिल से वेलकम करते हैं। वो प्लीज़ आएँ और इस मूवमेंट को उतना ही पॉलिटिसाइज़ करें जितना पेपर लीक पॉलिटिकल है, जितना पेपर लीक माफिया का होना और उसका भारतीय युवा जनता मोर्चा से जुड़ा हुआ होना, आरएसएस से जुड़ा होना पॉलिटिकल है, उतना ही पॉलिटिकल ये प्रोटेस्ट बने। और हर वो इंसान जिसको बार बार छोड़ दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, डिस्पाइट इसके कि वो 15 लाख 20 लाख में हर साल भविष्य बेच देते हैं बच्चों का, उन तमाम लोगों का ये तमाम पॉलिटिकल लिंक बिल्कुल एक्सपोज हो और हर पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आके सॉलिडारिटी दे। हम खुले तौर पे वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा।